चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने लास्ट सेशन में जहां तक पढ़ा था वहां तक कितना कंप्लीट कर लिया था हमने, पूरा हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया था भाई, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट खत्म कर लिया था हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट पूरा खत्म कर लिया था। आज क्या पढ़ने वाले हम लोग, तो आज पढ़ेंगे बेटा हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक और नाम से जानते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। नाउ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। आइए, हम लोग बोलते हैं हमारे घर में से बहुत सारा कचरा निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ह्यूमन सॉलिड वेस्ट, किचन वेस्ट, ठीक है, फ्रूट पीलिंग्स यानी सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, ठीक है, पेपर, प्लास्टिक, सब कुछ निकलता है, ठीक है। तो इन सबको मिला दिया जाए, जिसमें से अगर हम लोग बोलते हैं कि सबका सब क्या है तो सबका सब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बट एक टर्मिनोलॉजी नहीं आती है यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्यूज, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्यूज। अब रिफ्यूज क्या होता है उसकी मतलब थोड़ा समझते हैं, उसका मतलब थोड़ा सा समझते हैं कि रिफ्यूज क्या होता है। देखो, ह्यूमन सॉलिड वेस्ट सीवेज में काउंट हो गया, किचन वेस्ट सलेज में काउंट हो गया, ओके, और बाकी जितना भी वेस्ट निकल रहा है, सब्जियों के छिलके, ठीक है, फलों के छिलके, पेपर, प्लास्टिक, फिर थर्मल पावर प्लांट में जो एशेज वगैरह निकलता है वो सब, ये सब भी पूरा वेस्ट में गिना जाता है। बट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी को स्पेसिफाई कर दिया कि सीवेज मतलब ह्यूमन सॉलिड वेस्ट, ठीक है, सलेज मतलब इनका वेस्ट, बाथरूम का वेस्ट, ठीक है, और बचा हुआ जितना भी है वो सब किसके अंदर कैलकुलेट होता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर। अब यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी होती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, जितना भी सॉलिड या सेमी सॉलिड वेस्ट है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, एक्सेप्ट क्या क्या, ह्यूमन सॉलिड वेस्ट को काउंट नहीं करेंगे हम और सलेज को काउंट नहीं करेंगे, तो उस पूरे को हम लोग कहते हैं क्या, रिफ्यूज। क्या कहते हैं उसको, रिफ्यूज। ना बात आती है सर रिफ्यूज के टाइप भी होंगे ना, तो रिफ्यूज के बहुत सारे टाइप है, जिसमें सबसे पहला होता है गार्बेज। गार्बेज का एशेस आएगा, ठीक है, और भी चीजें आएंगी, तो हम लोग एक ही करके देखेंगे। सबसे पहला होता है गार्बेज। ना गार्बेज क्या होता है, अगर हम गार्बेज की बात करें तो गार्बेज होता क्या है, जितना भी हमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट मिल रहा है, जितना भी हमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट मिल रहा है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल मतलब वो जिनको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है, जिनको बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल क्या क्या होंगे इसके सर, एग्जाम्पल क्या क्या होंगे गार्बेज के, तो फ्रूट पीलिंग्स सारे के सारे एग्जाम्पल होंगे गार्बेज के, फ्रूट पीलिंग्स, वेजिटेबल पीलिंग्स इसी में आएगा, वेजिटेबल पीलिंग्स। इसके बाद क्या आ जाएगा, फूड आर्टिकल इसी में आएगा। जितने भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट निकल रहे हैं कहां से, किचन, रेस्टोरेंट्स वगैरह से या होटल से, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इन्हें हम लोग गार्बेज कहते हैं। गार्बेज क्या क्या इंक्लूड करता है भाई, फ्रूट पीलिंग्स, वेजिटेबल पीलिंग, फूड आर्टिकल वगैरह। इसकी डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी, मेन डेंसिटी पे क्वेश्चन आ चुका है। इसकी जो डेंसिटी होती है दैट विल बी 450 to 900 kg पर मीटर क्यूब। यानी अगर आप 1 मीटर क्यूब का गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर अगर आप भरना चाहते हैं भाई किसको, गार्बेज को, तो लगभग 450 से 900 kg आप गार्बेज को भर सकते हैं उस पूरे के पूरे 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। डेंसिटी इसका 450 से 900 kg पर मीटर क्यूब के आसपास होता है। आप लोगों ने ब्लास्ट फर्नेसेस देखे होंगे, फर्नेसेस, आप लोगों ने फर्नेसेस देखे हैं, फर्नेस, ठीक है, जिसके अंदर कचरा जलाया जाता है, ब्लास्ट फर्नेसेस वगैरह, ठीक है। अब यहां पे जितना भी इनकम्बस्टिबल वेस्ट होता है, इनकम्बस्टिबल वेस्ट मतलब जो जल के खत्म नहीं हो सकता, उसको हम लोग कहते हैं इनकम्बस्टिबल वेस्ट। आपने क्या किया, बहुत सारा कचरा एक बार में ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाल दिया, जहां पे आपने बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको हीट किया, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पे आपने हीट किया, और हीट करने के बाद जो जलना था वो तो जल गया और धुआं बन के उड़ गया एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जो नहीं जल पाया दे आर कॉल्ड एज इनकम्बस्टिबल वेस्ट, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं एशेज, इसी को हम लोग कहते हैं एशेज, राख। और इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ये होती है भाई 700 से 850 kg पर मीटर क्यूब का, ये इसकी डेंसिटी है। 700 से 850 kg पर मीटर क्यूब की डेंसिटी होती है किसकी, एशेज की। अब अगला आता है बेटा, अगला आता है इसके बाद क्या, इसके आता है अगला रबिश। रबिश, अब रबिश क्या होता है, अब बात करें कि रबिश क्या होता है, तो रबिश भाई कॉम्बिनेशन होता है कंबस्टिबल एंड इनकम्बस्टिबल वेस्ट का, कंबस्टिबल एंड इनकम्बस्टिबल वेस्ट का
कॉम्बिनेशन होता है कौन, आपका रबिश। अब कंबस्टिबल में कौन कौन आ जाएंगे भाई, पेपर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब आ जाएंगे आपके कंबस्टिबल के एग्जांपल्स में। इनकम्बस्टिबल में क्या क्या आ जाएंगे भाई, आपके ब्रोकन ग्लास, क्रॉकरी, तो ये सब आ जाएंगे आपके रबिश के अंदर, ठीक है। टोटल कंबस्टिबल और इनकम्बस्टिबल जो भी वेस्ट रहते हैं आपके, उनका कॉम्बिनेशन होता है और इसकी जो डेंसिटी होती है वो जनरली वेरी करती है 50 से 400 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी इंपॉर्टेंट है कि डेंसिटी पे क्वेश्चन आ सकता है आने वाले समय में, डेंसिटी पे क्वेश्चन आ सकता है आने वाले समय में, ठीक है। तो इसीलिए ये पूरा पूरा आपको पढ़ाया है। अब इसको एक एक करके देखेंगे कि हम लोग पूरे के पूरे रिफ्यूज को, क्योंकि हमारा जो मेन था वो क्या था, हमारा पूरा पूरा रिफ्यूज थे। तो एग्जाम्पल है रिफ्यूज के, हमने रिफ्यूज देखा था क्या, जितना भी सॉलिड और सेमी सॉलिड वेस्ट होगा एक्सेप्ट ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड सलेज, इनको हम लोग रिफ्यूज कहते हैं। फिर रिफ्यूज के एग्जांपल क्या क्या थे भाई, रिफ्यूज के एग्जांपल थे क्या क्या आपके, गार्बेज, एशेज, रबिश, ये सब इसके एग्जांपल्स थे। डर्ट भी होता है, ये सब एग्जांपल थे किसके, आपके पूरे पूरे एग्जांपल थे किसके, रिफ्यूज के। नाउ हमने एक करके देख लिया, अब आते हैं इनके ट्रीटमेंट पे। अब आते हैं डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज। देखो डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज को, मतलब अगर रिफ्यूज को डिस्पोज करना है तो बहुत सारे तरीके होते हैं डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज के, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज के। हम लोग इसमें सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं सैनिटरी लैंडफिलिंग। सैनिटरी लैंडफिलिंग अब करते क्या है यहाँ पे, जरा ध्यान सुनिएगा इसको, ठीक है। ये एक लो लाइंग एरिया है, ये एक लो लाइंग एरिया है, ठीक है। ये टॉप व्यू दिखाया है, ये इसका सेक्शनल व्यू है या साइड व्यू है पूरा का पूरा। सबसे नीचे ये आपका सॉइल है, पूरा पूरा ये पूरा सॉइल है, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक पूरा का पूरा प्लास्टिक कोटिंग दी है, यानी सॉइल का परवियस सॉइल वगैरह कोटिंग दी है, ताकि वेस्ट और सॉइल का मिक्सचर ना हो यहाँ पे, क्योंकि अगर वेस्ट सॉइल के अंदर घुस गया ना तो सॉइल पॉल्यूशन कर देगा आपका, या लैंड पॉल्यूशन कर देगा, तो हम लोग वो चाहते नहीं है। और इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे पाइप का नेटवर्क दिया गया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा पाइप का नेटवर्क, और इसके ऊपर पूरा कचरा का डंप किया जाता है, पूरा कचरा इसके ऊपर डंप किया जाता है। अब जब कचरे को इसके ऊपर डंप करते हो तो क्या होता है, ये होता है क्या है, पूरा का पूरा रिफ्यूज, जिसके अंदर थोड़ा बहुत लिक्विड भी होता है। अब यहां से जब ये धीरे 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 सेटल डाउन होता है सेल्फ वेट के कारण, तो क्या होता है, इसमें से लिक्विड निकलना शुरू होता है। अगर ये लिक्विड सीधा सीधा सॉइल में चला गया तो सॉइल को पॉल्यूट कर देगा। क्या करेगा ये सॉइल को पॉल्यूट कर देगा। अब अगर सॉइल के पॉल्यूशन को रोकना है बेटा, अगर सॉइल के पॉल्यूशन को रोकना है तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो पाइप लगा हुआ है ना, पाइप, यहां से पूरा पूरा लिक्विड बाहर आ जाता है। जो पाइप लगा हुआ है यहां से पूरा पूरा लिक्विड बाहर आ जाएगा। जैसे ये लिक्विड बाहर आ गया यहां से, जिसको हम लोग कहते हैं लीचेट, क्या कहते हैं इसको, लीचेट। जैसे ये लिक्विड बाहर आ गया, ये सॉइल को पॉल्यूट नहीं कर पाएगा और हमारा लैंड पॉल्यूशन रुक जाएगा। समझ में आया? तो ये तो अभी आपको एक ओवरव्यू दिखाया। अब इसके बारे में देखते हैं कि अगर हमारे पास टॉप व्यू है, अगर उस एरिया का टॉप व्यू है तो कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे। देखिए आपके पास पूरा का पूरा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इसको हम लोग रिफ्यूज कह रहे थे, जिसको हम लोग रिफ्यूज कह रहे थे। अब मैंने कहा इतना बड़ा हमारे पास पूरा प्लान है, इसमें कैसे हम लोग पूरा पूरा ट्रीटमेंट करें, कैसे इसमें ट्रीटमेंट करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हमने कहा छोटे छोटे से हिस्से कर लो, छोटे छोटे से हिस्से, ठीक है। इसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं इसको? सेल। अब क्या करते हैं, यहां पे रिफ्यूज डालते हैं, थोड़ा रिफ्यूज डालेंगे, ठीक है। कितना? 0.5 मीटर का रिफ्यूज डाला हमने। कितना? 0.5 मीटर का। मैं आपको इसका 3D व्यू भी दिखाता हूं। तो यहां पे मैंने 0.5 मीटर का हाइट का, 0.5 मीटर हाइट का रिफ्यूज डाला। थोड़ा ध्यान से, एक बड़ा सा जमीन है हमारे पास, एक बड़ी सी जमीन है, जमीन के एक हिस्से में मैंने कचरा डालना शुरू किया। इस वाले हिस्से में कितना डाला? 0.5 मीटर डाला, ऊपर से कॉम्पैक्ट किया, फिर उसके ऊपर 0.5 मीटर डाला, फिर कॉम्पैक्ट किया, फिर 0.5 मीटर डाला और फिर कॉम्पैक्ट किया। ऐसा जब तक करते जाऊंगा जब तक 1.5 मीटर की हाइट ना मिल जाए। कितनी नहीं मिल जाए मुझे? 1.5 मीटर की हाइट ना मिल जाए, जब तक मैं क्या करते जाऊंगा, इसको फिल करता जाऊंगा और कॉम्पैक्ट करता जाऊंगा। जैसे ही 1.5 मीटर की हाइट मिलेगी, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर जैसे 1.5 मीटर की हाइट हमने भर दी पूरी की पूरे रिफ्यूज की, इसके ऊपर डालेंगे 15 सेंटीमीटर का, कितना? 15 सेंटीमीटर का डालेंगे क्या? सॉइल। 15 सेंटीमीटर क्या डालेंगे? सॉइल। इसको हम लोग कहते हैं अर्थ, ठीक है। 15 सेंटीमीटर का सॉइल डाला हमने और इसको ब्लॉक कर दिया। अब क्या होगा, इसको छोड़ देंगे 7 से 12 दिन के, छोड़ देंगे 7 से 10 दिन या 12 दिन मैक्स टू मैक्स छोड़ते हैं। अब क्या होगा, 7 से 12 दिन के अंदर पहले इसके अंदर ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरोबिक प्रोसेस करेगा और जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करना शुरू करेगा।
एक बार जैसे ही ऑक्सीजन खत्म, अब क्या हो जाएगा, अब एनएरोबिक प्रोसेस चलेगी और फिर एनएरोबिकली ये डिकम्पोज होता जाएगा 7 से 10 दिन के लिए। इस बीच में इसके ऊपर डीडीटी छिड़केंगे, इसके ऊपर क्रिसॉल छिड़केंगे, क्यों, ताकि मक्खियां ना भिनभिनाएं इसके ऊपर। और ये पूरा हम लोग ने जैसे ही 7 से 10 दिन कंप्लीट हो गया, फिर से इसके ऊपर फिर से और मटेरियल डाला जाएगा। पर बोलोगे सर 7 से 10 दिन के लिए इसको छोड़ा, तो वो 7 से 10 दिन किया क्या हमने, कुछ नहीं किया भाई, अगला सेल भरना शुरू किया हमने। उन 7 से 10 दिन में हमने अगला सेल भरना शुरू किया, फिर अगला सेल भरना शुरू किया लाइक दिस, और फिर अगला सेल भरना शुरू किया। इस तरह से हम लोग एक एक करके सेल्स को भरते जाएंगे। और जब हमारे पास 7वें दिन हम पहुंचेंगे, जब हम लोग 7वें दिन पहुंचेंगे तो हमारे पास इतना फिल हो चुका होगा, ये हमारे पास पूरा फिल हो चुका होगा। फिर हम लोग वापस से इस सेल पे आ जाएंगे 7वें या 10वें दिन में, ठीक है। अब जब अगले दिन फिर से आए हम लोग, कब, 10 दिन के या 12 दिन के बाद फिर से आए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके ऊपर फिर से फिलिंग शुरू करेंगे। अगेन 0.5 मीटर की, फिर 0.5 मीटर की, फिर 0.5 मीटर की, और 1.5 मीटर तक इसको जाने देंगे। जैसे 1.5 मीटर चला गया भाई, फिर से इसके ऊपर क्या डालेंगे, सॉइल। और ये फिनोमेना कंटिन्यू होगा जब तक ये कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता, जब तक कंप्लीटली हाइट नहीं पहुंच जाती उस लैंड फिल के टॉप तक, ठीक है। एक गड्ढा खोदा हुआ था आपने, उसके टॉप तक ना पहुंच जाए जब तक आप इसको फिल करते जाओगे। जैसे आप टॉप तक पहुंच गए उस गड्ढे के, जैसे आप टॉप तक पहुंच गए, अब आपने क्या किया, फाइनल कवर डालोगे इसके ऊपर, कितने का, 0.6 मीटर का फाइनल कवर डाल दोगे अर्थ का, यानी मिट्टी का। 0.6 मीटर का फाइनल कवर डाला और छोड़ दिया। ऐसे ही आपने सारे सेल को फिल कर दिया, इतना इतना, ठीक है। अब 0.6 मीटर डाल के छोड़ दो, कितने के लिए छोड़ दो बेटा, 2 से 12 महीने के लिए इसको छोड़ दीजिए, 2 से 12 महीने के लिए इसको छोड़ दीजिए। इस बीच में क्या होगा, यहां पे एरोबिक एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे। कैसा, एरोबिकली एंड एनएरोबिकली डिकम्पोजिशन करेंगे। और जब डिकम्पोज करते जाएंगे तो फाइनली ये पूरा का पूरा 2 से 12 महीने में डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने का इसकी वॉल्यूम थोड़ा सा घटेगा, इसकी हाइट में थोड़ा सा रिडक्शन होगा, और जो हाइट में रिडक्शन होगा वो होगा 20 से 40% का। 20 से 40%, मतलब अगर आपने इतना भरा था तो ये हाइट आपको फाइनली इतनी मिलेगी। 20 से 40% का रिडक्शन हो जाएगा हाइट में। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा वेस्ट सेटल हुआ है। जब सेटल होगा तो यहां पे हाइट में थोड़ी सी कमी आएगी 20 से 40% की, और ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेटल्ड वेस्ट है। अब क्या होगा भाई, जब पूरा का पूरा सेटल्ड हो चुका है, अब आप इसका सॉइल स्टेबलाइजेशन कर दीजिए, इसका स्टेबलाइजेशन कर दीजिए। आइदर कैल्शियम मिला दो या कोई एडमिक्सचर मिला दो और इसका स्टेबलाइजेशन कर दो, और इसके ऊपर बिल्डिंग बना लो, आप घर वगैरह बना सकते हो। तो ये वेस्ट का काम क्या हुआ, आपने पूरे के पूरे वेस्ट को आपने यूज किया, किस लिए, किसी एक लो लाइंग एरिया को फिल करने के लिए। कहीं कोई गड्ढा था, उसको अगर ऐसे फिल करने आते तो मिट्टी लगती, बहुत सारी मिट्टी लगती तो कॉस्ट बढ़ जाती। तो हमने क्या किया, हमने वेस्ट डाल के उसको पूरा फिल कर दिया। जैसे वो पूरा सेटल हो गया, हमने क्या कर दिया, सॉइल का स्टेबलाइजेशन कर दिया। जैसी सॉइल स्टेबलाइज हो गई, उसके ऊपर हमने घर बना लिया। बोलता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है, आपने पूरे के पूरे जितना भी रिफ्यूज था उसको एक पूरे के पूरे लार्ज साइज इंसिनरेटर के अंदर डाल दिया। क्या बोलते हैं इसको, इंसिनरेटर बोलते हैं। लार्ज साइज इंसिनरेटर के अंदर डाल दिया। इसका टेम्परेचर जो था वो 670 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। ये होता है लार्ज साइज इंसिनरेटर, बहुत बड़ा इंसिनरेटर होता है। आपने इसके अंदर पूरा का पूरा वेस्ट डाल दिया, क्या, रिफ्यूज, और 670 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन किया। अब होता क्या है, इस दौरान जितना भी कचरा जलने वाला होता है, वो तो जल के धुआं बन के उड़ जाता है ऊपर की तरफ। जो नहीं जल पाता वो आता है यहाँ पे ऐश बन के, ऐश, ठीक है, ऐश बन के यहाँ आ जाता है, और उसको हम लोग फाइनली रिमूव कर लेते हैं प्रोसेस से, और फिर किसी और प्रोसेस के थ्रू इसको ट्रीट कर देते हैं। जैसे सैनिटरी लैंडफिलिंग था हमारा। कितना वेस्ट बचता है यहाँ पे, कितना ऐश के फॉर्म में बचता है, तो लगभग 15 से 25% के आसपास जो भी आपका वेस्ट था उसका ऐश बच जाता है, जो कि इनकम्बस्टिबल मैटर होता है। बार्गिंग इट आउट इनटू सी सबसे बेकार तरीका होता है, कभी भी इसको इस्तेमाल मत करना, ठीक है, और करो तो थोड़ा सा सेफली करना। बार्गिंग इट आउट इनटू सी एक बहुत ही वर्स्ट मेथड है किसी भी तरीके से सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करने का या डिस्पोज करने का, ठीक है। करते क्या है इस दौरान, देखिए, आप मान लो एक आइलैंड पे हो आप, या एक बीच पे हो, ठीक है, आप एक बीच पे हो या आप एक आइलैंड पे हो,
और आपके पास लार्ज अमाउंट में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, यानी आपके पास रिफ्यूज लार्ज अमाउंट में है आपके पास। अब कम से कम ये कोस्टल एरिया है, इसको कहते हैं कोस्टल एरिया, कम से कम कोस्ट से आपको दूर जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। और जब आप 20 किलोमीटर दूर चले जाते हो तो आपको वहां देखना पड़ेगा क्या सी की डेप्थ वहां पे एटलीस्ट 30 मीटर है या नहीं है। अगर 30 मीटर वहां पर डेप्थ नहीं मिलती तो आपको और आगे जाना पड़ेगा कचरे को डिस्पोज करने के लिए। मान लो आप 20 किलोमीटर आगे गए, आपको 30 मीटर की डेप्थ मिल जाती है, कचरा वहां डिस्पोज कर देना, कचरा बेड पे जाके जमा हो जाएगा। पर मान लो आप 20 किलोमीटर नहीं गए, आप सिर्फ यहां तक गए, इस पॉइंट तक गए, और यहां पे डेप्थ भी 30 मीटर के आसपास नहीं थी और आपने कचरा डिस्पोज कर दिया, फिर क्या होगा? चलो अज्यूम करो आप गोवा में हो। कहां पे हो आप? अज्यूम करो आप गोया में हो, गोवा है ना, गोवा में हो और मस्त आप बीच पे लेटे हुए हो, ठीक है, सन बाथ ले रहे हो बेहतरीन। क्या ले रहे हो? सन बाथ ले रहे हो बेहतरीन। ठीक, उसी वक्त उस बीच से 5 किलोमीटर दूर मैं जाता हूं, 5 किलोमीटर दूर में जाता हूं और जाके बहुत लार्ज अमाउंट में 500 टन MSW म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करके आ जाता हूं। और वहां पे डेप्थ जो थी, ठीक है, वहां पे जो डेप्थ थी वो 30 मीटर नहीं थी, उससे कम थी, डिस्पोज कर दिया मैंने। अब क्या होगा? अब आएगा क्या? वेव्स आएंगी। अब आएंगी टाइड्स। जैसी उसकी टाइड्स आएंगी ना, डेप्थ तो थी नहीं वहां पे, यानी कचरा कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पे रह गया। अब डेप्थ में गया ही नहीं कचरा, इसका मतलब क्या हुआ भाई? जैसे ही टाइड्स आया उसने पूरे के पूरे कचरे को कहां लाके फेंक दिया? आपके ऊपर। और हालत कैसी हो गई? लाइक दिस। ऐसा दिखेगा। फिर आप सन बाथ लेने गए थे और कचरा बाथ लेके आ जाओगे। आप गए थे तो सन बाथ लेने और आ जाओगे कचरा बाथ लेके, कैसा लगेगा बताओ मुझे? मजा आ जाएगा क्या? तो ये एक तरीका है, ठीक है, कचरे को डिस्पोज करने का। मैंने क्यों बोला बेकार तरीका है? जनरली लोग क्या करते हैं ना, 15-20 किलोमीटर दूर जाते ही नहीं, वो क्या करते हैं, वहीं बाजू में डिस्पोज कर देते हैं, वहीं बाजू में डिस्पोज करते जाते हैं कचरे को। और होता क्या है, वो वापस पूरा का पूरा फेंक देता है। सी कहां पे? वापस से बीच के ऊपर पूरा कचरा फेंक देता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो आपने बहुत इन जनरल केसेस में देखा हुआ है सी पे। ठीक है, तो ये एक तरीका पर बेकार तरीका है, ठीक है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज। ये एक थोड़ा अच्छा तरीका है, ये आप लोग सबने देखा होगा। क्या होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में, अगर हम गीले वेस्ट को हटा दें और सिर्फ सूखा वेस्ट हो हमारे पास, ठीक है, अगर हम गीले वेस्ट को एक तरफ रख दें और सिर्फ सूखा वेस्ट है हमारे पास, तो क्या होगा? यहाँ पे सूखे वेस्ट को अगर आपने बड़े बड़े एकदम लार्ज फॉर्म में पड़े रहने दिया, ठीक है, सूखे वेस्ट को अगर आपने बहुत लार्ज अमाउंट में पड़े रहने दिया या लार्ज साइज में पड़े रहने दिया ना, तो मक्खियां भिनभिनाएंगी, सब कुछ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और ये फाइन पार्टिकल्स बाद में हम लोग आइदर यूज कर लेते हैं फॉर सैनिटरी लैंडफिलिंग, ठीक है, या फॉर कंपोस्टिंग मेथड, या फिर कुछ ना कुछ बना लेते हैं इससे। ठीक है, कुछ ना कुछ आर्टिकल बन जाते हैं आज की डेट में। ठीक है, आज की डेट में बहुत सारे खाने के जो डिशेज आते हैं, ठीक है, खाने के डिशेज मतलब कढ़ाई वगैरह होती है, पैंस वगैरह होते हैं, वो सब भी इनसे बनना शुरू हो गए, जो ड्राई वेस्ट होता है इनसे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं पल्वेराइजेशन। जैसे हमारे घर में मिक्सी होती है ना, मिक्सी जिससे हम लोग कोई भी चीज को बारीक पीस देते हैं, ऐसे ही यहाँ पे होते हैं बड़े बड़े मशीन्स होते हैं यहाँ पे। जैसे ही आपने इसमें लार्ज साइज का कचरा डंप किया, इनने इसको काट पीट के छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, ये दिखाई दे रहा है आपको। अब ये छोटे छोटे टुकड़े जो होंगे ये मक्खियों के लिए इतने अट्रैक्टिव नहीं होंगे, तो मक्खियां इन पे भिनभिनाएंगी नहीं। तो ये एक और तरीका है किसको, MSW को क्या करने का, ट्रीट करने का या डिस्पोज करने का। ठीक है, तो ये 4 तरीके थे। ये 4 तरीके नॉर्मलाइज्ड वे में हम लोग यूज कर सकते हैं, बट जो मेन इंपॉर्टेंट तरीका है दैट इज द कंपोस्टिंग मेथड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज द कंपोस्टिंग मेथड। पूरा MSW पढ़ते इसीलिए सिर्फ और सिर्फ कंपोस्टिंग के लिए, पूरा मेथड इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि हम लोग कंपोस्टिंग को ढंग से पढ़ पाए। अब कंपोस्टिंग क्या होता है, ठीक है, कंपोस्टिंग होता क्या है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। तो कंपोस्ट का मतलब ऐसा होता है भाई, फाइनली जब ये पूरा का पूरा वेस्ट को ट्रीट कर दो आप, तो आपको खाद मिलना चाहिए, फर्टिलाइजर्स, ह्यूमस, ये सब मिलना चाहिए आपको। तब जाके
उस पूरे के पूरे वेस्ट को हमने अच्छे से ट्रीट कर पाए। कौन सा प्रोसेस एरोबिक है, कौन सा एनएरोबिक है? देखिए दो मेथड होते हैं टोटल कंपोस्टिंग के, एक होता है इंदौर मेथड, दूसरा होता है बेंगलोर मेथड। अब बेंगलोर के नाम में छुपा हुआ है एएन, नाम में छुपा हुआ है एएन, ठीक है। बेंगलुरु के नाम में छुपा हुआ है क्या? एएन। तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? ये हो जाएगा एनएरोबिक प्रोसेस। और ये कैसा हो जाएगा भाई? जब वो एनएरोबिक है तो ये पक्का एरोबिक प्रोसेस होगा। ये एनएरोबिक प्रोसेस और ये एरोबिक प्रोसेस, ठीक है। अब जनरली होता क्या है, जब पहले कंपोस्टिंग स्टार्ट हुई थी तो इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग को इस्तेमाल किया जाता था, बट ये ज्यादा फेमस मेथड नहीं है। क्यों? देखेंगे क्यों फेमस नहीं है, ठीक है। बट आज की डेट में हर जगह पे, हर म्युनिसिपल डिपार्टमेंट बैंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग को इस्तेमाल करता है। बैंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग क्यों अच्छा है, क्या खासियत है, उसको देखते हैं आराम से। अब आइए इसमें करते क्या है, ध्यान सुनिएगा। अगर आपके पास कोई लो लाइंग एरिया है, यानी ट्रेंचेस वगैरह, खाइयां वगैरह हैं, तो उसको उसके अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर खाइयां वगैरह नहीं है तो आप सिंपल जमीन पे भी ये काम कर सकते हैं। करते क्या है यहाँ पे, मान लीजिए ये मेरे पास एक जमीन था, ग्राउंड लेवल था, ये मेरे पास ग्राउंड लेवल। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक लेयर रिफ्यूज की डालते हैं, रिफ्यूज, और एक लेयर डालते हैं नाइट सॉइल की। एक लेयर रिफ्यूज और एक लेयर नाइट सॉइल की, ठीक है। नाइट सॉइल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं पहले कि नाइट सॉइल होता क्या है। नाइट सॉइल कुछ नहीं होता, ह्यूमन सॉलिड वेस्ट, और रिफ्यूज तो आप लोग जानते ही हैं। अब क्या करते हैं, पहला लेयर डाला हमने रिफ्यूज का, ये हमने डाला रिफ्यूज का, 7.5 से 10 सेंटीमीटर की लेयर होती है, 7.5 से 10 सेंटीमीटर की लेयर होगी रिफ्यूज की। जैसे रिफ्यूज भर दिया आपने, अब आप भरेंगे इसके ऊपर नाइट सॉइल, ये भर दिया हमने नाइट सॉइल, ठीक है। फिर भरेंगे रिफ्यूज, फिर भरेंगे नाइट सॉइल, और ऐसा कंप्लीटली भरते जाएंगे जब तक आपको 1.5 मीटर की हाइट रीच नहीं कर जाए। कितने मीटर की हाइट रीच ना कर जाए? टोटल 1.5 मीटर की हाइट रीच ना कर जाए, तब तक आप इसको भरते जाएंगे। अब जैसे आपने भर दिया ना, अब इसके ऊपर कोई कवर ओवर नहीं डालेंगे, अर्थ का कोई कवर वगैरह नहीं डालना हमको, ठीक है। बस इसको भर दिया। अब इसको 2 to 3 मंथ्स के लिए इसको ट्रीट करेंगे एरोबिकली। कैसे करेंगे? 3 महीने के समय में हर हफ्ते हम आएंगे और इस पूरे के पूरे वेस्ट को पलट डालेंगे, ठीक है। उठाएंगे कंटेनर से और पूरा के पूरे वेस्ट को टर्न कर देंगे। इसको कहते हैं मैनुअल टर्निंग, ठीक है। मैनुअल टर्निंग कहते हैं हम लोग इसको। आएंगे और किसी डिवाइस से उठा के पूरा का पूरा पलट डालेंगे। क्यों पलटेंगे? क्योंकि पहले जो ऑक्सीजन होगा वो धीरे धीरे 7 से 10 दिन के अंदर अंदर कंज्यूम कर लिया होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। अब जैसे कंज्यूम कर लिया, फिर से एरोबिक कंडीशन अराइज करनी है। क्या करते हैं? पूरे को टर्न करते हैं, ऐसे पूरे मास को घुमा देते हैं पलट के, पूरे के पूरे मास को घुमा देते हैं पलट के। जब घुमा दिया तो फिर से एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आया, और जैसे एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आया ऑक्सीजन फिर से ऐड हो गया। ऐसे हम लोग हर हफ्ते करते जाएंगे, टर्निंग। अब होता क्या है, जब हम लोग इसको हर हफ्ते टर्न कर रहे हैं ना बार बार पूरे मास को, तो कचरा फैलता है इधर उधर। इसी वजह से इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में कचरा फैलता है, इसी वजह से इसको इस्तेमाल नहीं करते आज की डेट में, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है भाई। ह्यूमन सॉलिड वेस्ट है और रिफ्यूज है, ठीक है, बहुत खतरनाक होता है ये। और जब ये फैलेगा ना तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता है, तो इसीलिए हम लोग इस टेक्निक को आज की डेट में इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब होगा क्या, जब आपने 2 से 3 महीने तक इसको कंटिन्यूसली पलटते गए तो ये एरोबिकली डिकम्पोज होता गया। अब जब 3 महीने हो गए तो अब 3 महीने का क्या करना, इसको फिर 1 से 1.5 महीने के लिए 1 to 1.5 मंथ्स ऐसे ही छोड़ देना। अब पूरे मास को ऐसे ही छोड़ देना। अब क्या होगा, 3 महीने के लिए डिकम्पोजिशन हुआ, अब 1.5 महीने तक इसका सेटलमेंट होगा पूरा का पूरा, और ये फाइन पाउडर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और फाइनली कहीं ना कहीं 4.5 महीने बाद ये पूरा का पूरा वेस्ट ट्रीट हो चुका होगा और ये कन्वर्ट हो गया होगा फर्टिलाइजर में, ठीक है। बट इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, इसीलिए हम लोग इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग को नहीं करते हैं। बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग अब करते क्या है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग को, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इसको सुनते जाइएगा, बस आपको पूरा समझ में आएगा बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग भी। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग को। चलिए, बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग में भी अगेन हम लोग रिफ्यूज डालते हैं, फिर नाइट सॉइल डालते हैं, वही जैसा वहां पे 7.5 से 10 सेंटीमीटर के आसपास की लेयर डालते हैं। रिफ्यूज नाइट सॉइल, और इसके बाद कहीं ना कहीं 15 से 18 सेंटीमीटर का हम लोग इसके ऊपर डाल देते हैं सॉइल। ये पूरा सॉइल है हमारा।
अर्थ। अब जैसे ही अर्थ डाल दिया ना आपने, इसका कांटेक्ट टूट गया ऑक्सीजन से। अब इसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट पूरा पूरा टूट गया। अब जब ऑक्सीजन से कांटेक्ट टूट गया ना, अब इसके अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं होगी। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो पूरा प्रोसेस चलेगा एनएरोबिकली। अब जब पूरा प्रोसेस एनएरोबिकली चला तो क्या होगा, आप इस पूरे के पूरे वेस्ट को 4.5 महीने के लिए छोड़ दीजिएगा, 4.5 मंथ्स के लिए छोड़ दीजिएगा, ऐसे कैसे। अब होगा क्या, 2 से 3 दिन के अंदर इसमें से बहुत सारी गैसेज निकलना शुरू होंगी, ठीक है। मीथेन निकलेगी, H2S निकलेगी, और यहां पे टेम्परेचर पहुंच जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस तक। 75 डिग्री सेल्सियस तक यहां पे टेम्परेचर पहुंचेगा। मैं रेड कलर से लिखता हूं, आपको दिखाई नहीं देगा। यहां पे टेम्परेचर पहुंचेगा 75 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। इसका मतलब क्या है, प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया, इसीलिए इतना ज्यादा टेम्परेचर है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होती जाएगी, इसके अंदर टेम्परेचर भी डाउन होना शुरू हो जाएगा, और इस दौरान बहुत ज्यादा गैसेस निकल रही होंगी। अब इस दौरान अगर आपने यहाँ पे स्मोकिंग कर ली, अगर इस दौरान आपने यहाँ पे एक फ्लेम भी दिखा दी ना अगर आग की, ये पूरा जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में मीथेन निकल रहा है। लार्ज अमाउंट में मीथेन निकलता है, इसीलिए अगर यहाँ पे आपने फ्लेम की एक छोटी सी तीली भी जला दी ना अगर आपने आग की, यहाँ पे ये पूरा का पूरा जलना शुरू हो जाएगा बहुत लार्ज अमाउंट में। यहाँ से फिर कंबस्टिबल गैसेस निकलती हैं बहुत सारी, और ये पूरा जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मीथेन लार्ज अमाउंट में था। तो यहाँ पे 4.5 महीने के लिए आपने छोड़ा। इस 4.5 महीने के अंदर क्या होता है, ये वेस्ट अच्छे से डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है रिच फर्टिलाइजर मिलता है, जिसके अंदर रिच फर्टिलाइजर मिलता है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं तो भैया 1% का नाइट्रोजन होता है, 1% नाइट्रोजन होता है, 1.1% का यहां पे फास्फोरस होता है, और 1.5% का पोटेशियम होता है, ठीक है। 1% नाइट्रोजन, 1.1% फास्फोरस और 1.5% पोटेशियम, ये तीनों के तीनों इस फर्टिलाइजर के अंदर होते हैं, जो इस मेथड से हमको मिलता है। नाउ ये तीनों ही चीज प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब फर्टिलाइजर जो यहां से मिलता है वो बिकता भी बहुत महंगा है, क्यों, क्योंकि वो एनएरोबिकली ट्रीट हुआ है, और एनएरोबिकली ट्रीट करोगे तो ये सारी चीजें उसके अंदर मिलेंगी, जो कि रिच होती है किसके लिए, प्लांट्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये हमारा था बैंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका पीडीएफ अभी अपलोड कर देना हूं राइट नाउ, जैसे ही आप लोग क्लास से जाओगे पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आज का सेशन खत्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल सेम टाइम पे 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।